स्टूडेंट्स, 10th में जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें जो मेन एक्सरसाइज है वो 2.2 एक्सरसाइज है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। अब अगर आप जीरोस फाइंड ही नहीं कर पा रहे तो उनके वेरिफिकेशन करने का, उनका रिलेशन फाइंड करने का इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप पहले जीरोस तो फाइंड करें। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट पॉइंट या डिफिकल्ट पार्ट कहना चाहिए बस यही है। एक बार आपको जीरोस फाइंड करते बनने लगे तो समझ लो कि फिर इसमें वेरिफिकेशन तो बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। तो ये चैप्टर आपका कवर हो गया। लेकिन पहले मैंने फिर कहूंगा मैं कि पहले जीरोस फाइंड करते तो बने। अब अगर आपको जीरोस फाइंड करते ही नहीं बन रहे तो फिर उनके वेरिफिकेशन कैसे सही आएंगे, वेरीफाइड होंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो फाइंड कैसे करते हैं और स्टूडेंट्स कहाँ एरर कर देते हैं, वो चीज अपन को समझनी है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल या एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे समझें कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम उन जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा बीटा नंबर है जिनसे हम उनको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने नया नाम रख दिया। तो जो जीरोस आएंगे यानी जो x की वैल्यूज आएंगे, एक्चुअल में वैल्यूज तो वो x की होती है, लेकिन उनको हमने अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अल्फा बीटा हमने नाम रख दिया। दो ही क्यों लिए हमने? क्योंकि इस पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो जीरोस भी कितने होंगे 2, एक अल्फा एक बीटा। अब अल्फा बीटा में जो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है वो आता है आपका -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो आप चाहे तो वेरिफिकेशन के समय -b/a का यूज कर सकते हैं, c/a का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज से मतलब क्या है? लैंग्वेज से मतलब है माइनस b। क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां देखिए अगर हम तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए आप चाहे तो ऐसा लिख के वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 2 की पावर फिर 1 की पावर और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें x का कोई टर्म नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ये हमारा काम है, टास्क है। अब इसमें सबसे पहला वर्ड है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। अब उन जीरोस को हमने नाम क्या रखा है? अल्फा बीटा। अब फाइंड कैसे करते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम वेरीफाई करेंगे तो इस पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले बोला था कि जब हम जीरोस फाइंड कर लेंगे तब तो वेरीफाई करेंगे, तब तो हम उनको ऐड कर पाएंगे या उनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर हमसे जीरोस फाइंड ही नहीं हो रहे तो हम अल्फा और बीटा लाएंगे कहां से? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो
इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखिए आप। नाउ द प्रोसेस। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको क्या करना पड़ता है, मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। इसको स्प्लिट करना मतलब ब्रेक करना। अब ब्रेक करने का मतलब ये है कि जैसे सपोज यहाँ 5 लिखा है, तो 5 के तो बहुत सारे तरीके हो गए। जैसे 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई 3 प्लस 2 लिखेगा, कोई 10 माइनस 5 लिखेगा, तो ये तो मिलियंस ऑफ टाइप हो। तो ये सारे वेरीफाइड नहीं होते, सबका यूनिक होता है। यूनिक समझ रहे हैं आप, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, एक ही तरीके से स्प्लिट होगा यूनिक वे में। अब प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहला काम है आपका, फर्स्ट वर्क रहेगा ए और सी को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो आपके पास आ गया ए सी। अब जब ए सी आ जाएगा तो इस ए सी को आपको बी के पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक, तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा सबसे पहला वर्क रहेगा a इंटू सी करना, मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम b के पार्ट में ब्रेक करेंगे। यानी हमारा मेन टास्क रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a इंटू सी, a और c को मल्टीप्लाई किया और b के पार्ट में ब्रेक किया। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये यूनिक होता है। ठीक, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। वेरिफिकेशन में आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। ये मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है जीरोस फाइंड करना। एक बार जीरोस फाइंड हो गए तो वेरिफिकेशन तो हो ही जाएगा। वेरिफिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन में सिर्फ हमें माइनस बी अपॉन चेक करना है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, यानी सम ऑफ जीरोस में माइनस बी अपॉन है। माइनस बी मतलब ये आपका माइनस माइनस 7 अपॉन ए यानी 1, यानी ओवरऑल आपका ये 7 आ गया। तो हम जो जीरोस का सम है वो भी 7 आना चाहिए, जो जीरोस का सम है वो भी 7 आना चाहिए। फिर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी कितना है 12, ए कितना है 1, तो दोनों जो जीरोस आएंगे उनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। बस इतना काम है आपका। लेकिन हमें पहले ये तो पता चले कि अल्फा और बीटा है क्या, क्योंकि बिना अल्फा बीटा पता किए आप ना सम फाइंड कर पाएंगे और ना आप उनका प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो तब करोगे जब आपके पास जीरोस होंगे, सम आप तब करोगे जब आपके पास जीरोस होंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है जीरोस फाइंड करना। तो देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल प्रोसेस सिखाऊंगा। अगर इस प्रोसेस को आप सीख जाओगे तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना यहां प्रॉब्लम आएगी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, और ना फोर्थ चैप्टर में जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहां आपके दोनों काम हो जाएंगे। पॉलिनोमियल तो सीख ही गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते बनने लगे। ठीक, देखिए क्या करते हैं। हमने पढ़ा था कि हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने a और c को मल्टीप्लाई किया तो हमने फाइंड किया ac, a था 1 और c था 12, तो फाइनली हमें ac मिला 12। ac क्या मिला 12। अब आप ये देखो कि ये ध्यान रखना, मैं बेसिक से सिखा रहा हूं आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को दिख रहा होगा कि सर इसमें तो 4 और 3 आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा 3 और 4 आएंगे, तो आएंगे, लेकिन 4 और 3 पे पहुंचने का बेसिक फॉर्मेट क्या है, हम कैसे पहुंचे 4 और 3 पे, हमने कैसे डन किया, फाइनल कैसे किया, आपने 6 और 2 क्यों नहीं लिया, आपने 12 और 1 क्यों नहीं लिया। तो इस पे डिस्कस करने के लिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 12 के टोटल ब्रेकअप्स क्या होंगे। तो 12 को अगर हम तोड़ना शुरू करें तो हम 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 माइनस 12 इंटू माइनस 1, 6 इंटू 2
-6 इंटू -2, 4 इंटू 3 और -4 इंटू -3। आप देखो 12 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक मतलब टेबल से ब्रेक करना है। भाई ऐसा तो होता नहीं कि अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर लिमिटेड ही होते हैं। उन फैक्टर्स में अपन ने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आई कि 12 को हम 12 इंटू 1 बोल सकते हैं, -12 इंटू -1 कह सकते हैं, 6 इंटू 2 कह सकते हैं, -6 इंटू -2 कह सकते हैं क्योंकि ये भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 ये भी 12 होता है और -4 इंटू -3 ये भी 12 होता है आपका पॉजिटिव। अब क्या करना है भाई, चलो हमने फैक्टर ढूंढ लिए, सारे पार्ट तैयार कर लिए, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, फिर तो हम फाइनली डन करेंगे उसी को जो चाहिए, लेकिन एक बार सीख तो जाएंगे भाई निकालते कैसे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस तरीके से नोट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि इस जो इनटू का जो साइन लगा है आपके सामने, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, इस मल्टीप्लाई के साइन को यानी प्रोडक्ट के साइन को थोड़ी देर को आप ऐसे समझो कि इसको रोटेट कर दो। रोटेट करने का मतलब हुआ कि ऐसा था, मैंने इसको रोटेट किया तो ये प्लस बन गया। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, इनटू के साइन को मैं अगर रोटेट कर दूं तो वो प्लस का साइन बन गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये बीच में प्लस का साइन लगा है। काय का साइन लगा है, प्लस का। ध्यान रखना ये रफ वर्क है, फेयर वर्क नहीं है, रफ में ढूंढ रहे हैं। तो जब हमने इस इनटू के साइन को प्लस मान लिया तो मुझे बताइए 12 और 1 कितना हुआ, 13। ठीक, जबकि उस सिचुएशन में जबकि हमारे पास ये क्रॉस का साइन काय का साइन है, प्लस का। ठीक, तो 12 और 1 कितना हुआ, 13, ये कितना हुआ -13, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ -8, ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ -7। अब ध्यान दीजिएगा 13 -13 8 -8 7 और -7 इतने सारे पार्ट आए, उसमें से आपके काम का -7 है। ये देखो -7, यहां -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल्स आपके पास लिखे हैं, अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x² -13x + 12। एक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं मैं px = x² + 13x + 12। एक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं मैं px = x² + 8x + 12। एक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं मैं px = x² - 8x + 12। एक लिख सकता हूं मैं px = x² + 7x + 12। ठीक, मैंने इतने सारे पॉलिनोमियल लिख दिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो ये था और सर ने इतने सारे लिख दिए। तो इतने सारे मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह ये अगर क्वेश्चन आया होता तो क्या हमारी प्रोसेस बदल जाती? नहीं। हम a to c करते तो प्रोडक्ट तो 12 ही आता, और जब प्रोडक्ट 12 आता तो उस 12 के फैक्टर यही होते, बदलते नहीं। और फिर हम जब 12 के फैक्टर ऐसे आते तो उनको इनटू के साइन को हम अगर थोड़ी देर को टेम्परेरी, ध्यान रखना, इस इनटू के साइन को यानी मल्टीप्लाई के साइन को, प्रोडक्ट के साइन को मैंने क्या कहा, प्लस समझना। तो 12 और 1 13, -12 और -1 -13। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जितने भी लिखे गए हैं वो सब किसी न किसी के यूनिट हैं। यानी ये जो देख रहे हैं आप, ये नंबर आएगा ये वाला, इसके लिए हमें ऐसे ब्रेक करना है। और 4 और 3 अब समझ गए हो गया। 4 और 3 किसके लिए? इसके लिए 6 नंबर वाले का है इसका। क्यों? पॉजिटिव 7। 4 और 3 कितना होता है? +7। तो +7 कहां दिख रहा है? ये। अब -8 ढूंढो, -8 कहां है? ये रहा -8। तो ये किसके लिए जाएगा आपका? -8 वाला 5th नंबर के लिए। फिर देखो पॉजिटिव 8 किसके लिए जाएगा? 4th नंबर के लिए। ठीक, -13 कहीं है -13? ये रहा -13। तो ये किसके लिए? 2nd नंबर के लिए।
और पॉजिटिव 13 थर्ड नंबर पे लिखा है, ये रहा आपका पॉजिटिव 13। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहे थे, सर ने एक क्वेश्चन लिखा था, उसके बदले में 5 क्वेश्चन यानी +5 क्वेश्चन और लिख दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, याद नहीं कर रहे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये -4 और -3 बने। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में से किसी ने अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिए तब तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब आप में से कोई एक आध स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि क्या और तरीके भी हो सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल्स बोर्ड पे लिखे हैं उनसे हटके भी कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाए। जरा रुकिए, देखिए आप, इसको देखो जरा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इस बार a क्या है, a है आपका 2 और c क्या है 6, 6 2 जा 12 भाई हुआ। 12 के ब्रैकेट्स ये लिखे, 12 के ब्रैकेट्स ये लिखे। आप समझ गए अपना कि एक नंबर AC जो आएगा A इंटू सी, उसके ब्रेकअप्स जो है वो यूनिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड होते हैं, हम सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक, या उस लिमिट से हम आगे क्रॉस कर जाएं, ये फिक्स होते हैं। इनमें हमें जो फिक्स मिलेंगे वही के वही हमें लेना, राइट। अब आप ये देखो कि -7 कहां नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे -4 और -3 में। तो आप पूछेंगे क्या और फॉर्मेट हो सकते हैं, क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2, देखो जरा क्या a इंटू सी यानी 6 इंटू 2 12 हो रहा है, बिल्कुल 12 हो रहा है। क्या ये -13 आपके पास है? तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो फाइनली हमने ये पता किया कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो अब अपन लौटते हैं उस पुराने वाले एग्जाम्पल पे जो हमने लिया था, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। a की वैल्यू क्या थी 1, c की वैल्यू क्या थी 12, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 12। हमें कितना चाहिए -7 ये रहा, -4 और -3। ये बाकी के सारे डिक्लाइन यानी छोड़ सकते हैं हम, ये हमारे काम के नहीं। लेकिन आप कहोगे कि फिर हमने इनको क्यों निकाला, क्या जरूरत थी हमारी? तो हमसे कोई गड़बड़ी ना हो और हमसे कोई पर्टिकुलर या फाइनल या यूनिक फैक्टर छूट ना जाए, ड्रॉप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या है निकाल के सारे देख लिए। हमें पता था अब चाहे यहाँ कोई 13 लिख दे, चाहे -13 लिख दे, 8 लिख दे, -8 लिख दे, -7 लिख दे, +7 लिख दे, सबके लिए हमारे पास लिस्ट है, हम उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहां लिखा फॉर जीरोस। होता क्या है जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तब नाम से ही समझ में आ रहा होगा जीरो, यानी हमें इस px को 0 के इक्वल लिखना है। तो ये मैंने px को 0 के इक्वल लिख दिया। अब जैसे मैंने px को 0 के इक्वल लिखा तो px एक्चुअल में क्या था, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके परफेक्ट फैक्टर क्या है ये, सो नाउ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल 0। यहां से x कॉमन आया तो हमें मिला x माइनस 4। अब ध्यान देना, आपको आगे कॉमन लेने में मान लो दिक्कत हो रही है तो बढ़िया सरल सा इजी तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या करना है आपको, ये x माइनस 4 को आप आगे कॉपी कर दो, बिल्कुल पहले से कॉपी कर दो। x माइनस 4 को आपने कॉपी कर दिया। अब आके देखो कि आपने लिखा x और था -3x, तो क्या बाहर -3 होना चाहिए? लीजिए आपका कॉमन फैक्टर तैयार हो गया।
क्यों, -3x भी आ जाएगा और -3 इंटू -4 पॉजिटिव 12 भी आ जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से आपको जो फैक्टर पहले मिला था वही फैक्टर आपने कॉपी किया। नाउ x - 4 ओवरऑल कॉमन आया तो क्या बचा, x - 3 = 0। एक बार हमने पहले वाले फैक्टर को 0 रखा, सो देन वी गेट x = 4। ठीक, फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले फैक्टर को 0 रखा। when x - 3 = 0, so then we get x = 3. So now zeros are alpha, beta यानी 4, 3। अब मैंने पहले कहा था आपसे कि एक बार जीरोस आ गए तो वेरिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। वेरिफिकेशन आप किसी भी समय आराम से कर सकते हो। तो देख लो आप, एक बार हम इनको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, एक बार हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 बनेगा, और सॉरी एक बार ऐड करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो सम कितना आएगा 7 और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। अब हमें इसको मान लो वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरिफिकेशन का क्या तरीका है, तो ये समझ में आ गया आपको। px = x² - 7x + 12 था। हमने फॉर जीरोस के लिए px = 0, हमने 1 × 12 यानी a × c निकाला तो वो 12 आया। 12 के फैक्टर्स मैंने रफ में बताए थे आपको, आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं कि कैसे अपन ने 12 के फैक्टर तैयार किए। अब 12 के फैक्टर में डन क्यों किया है -7 को, क्योंकि -4 और -3 जो है उन दोनों को ऐड करने से -7 आता है, तो इसलिए हमने इसको फाइनलाइज किया है। x - 4 कॉमन मिला था, x - 4 हमने दोबारा लिख के कॉमन निकाल के इसको कैलकुलेट करके अब अपन करते हैं इसमें वेरिफिकेशन कैसे करें। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 3, कितना आ गया आपके पास 7। ठीक, अल्फा प्लस बीटा 4 + 3 यानी कि 7। अब आप ये देखो कि आपको जब वेरिफिकेशन करना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है उसको कुछ इस टाइप से लिखना है आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, चलिए अब आप ये देखो ध्यान से, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -7 लिखा होगा और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। तो ध्यान दो आप कि क्या ये 7 ही है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आपका वेरीफाई हो गया। अब कोई कहे कि इसको थोड़ा और आसान तरीके में बताइए आप, तो आसान तरीका होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब हमें ये वेरीफाई करना। अब इतना वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, पहले LHS ले ली, LHS थी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में अल्फा 4 था, बीटा 3 था, तो टोटल आ गया 7। फिर हमने एक बार RHS ले ली, RHS क्या है, RHS है -b/a। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू क्या है 1, तो इस तरीके से आ गया 7। तो इस तरीके से क्लियरली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, नाउ अल्फा इंटू बीटा
अब हम चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या है। तो नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एलएचएस में अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 3 यानी 12, आरएचएस में सी अपॉन ए यानी 12 अपॉन ए, तो 12 जो है वो आपके पास कांस्टेंट था, ए आपके पास 1 था, तो 12 अपॉन 1 12 आ गया। तो क्लियरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारा ये एक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल कंप्लीट हुआ, जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे मिड टर्म को हमने स्प्लिट किया। वो मिड टर्म के बहुत सारे पार्ट आते हैं, पर हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, यूनिक सिलेक्ट। ठीक, अगर आपको ये समझ में आया हो तो अब हम एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है उसमें कैसे हम जीरोस फाइंड करेंगे और कैसे हम इस प्रोसेस से उनको वेरीफाई करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट करने का सबसे आसान तरीका होता है a इंटू सी को मल्टीप्लाई करो और जितना आए उसको b के पार्ट में ब्रेक करना है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, उस रफ वर्क से ही सारे रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी जितनी भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है वो पूरे आपको सॉल्व कराऊंगा। जो बोर्ड के क्वेश्चन है, सीबीएसई के एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन है, जो आपके 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है वो 23 में बेसिक का, स्टैंडर्ड का, सैंपल पेपर का, ये सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको पूरे तरीके से बिल्कुल ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो, जब कोई 1 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन और सीबीएसई के जो एनुअल एग्जाम के पेपर्स होते हैं, जो कंपार्टमेंट पेपर होते हैं, यानी सीबीएसई के जो भी 10 ईयर के पेपर हैं, उनके जो भी क्वेश्चन अपने इस चैप्टर से मैच करेंगे उनको हम नोट करते चलेंगे। बस आप नोट्स बनाते चलिए और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इन चीजों को सीख सकते हो। ठीक, बहुत आराम से हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और 1 बाय 1 सारे वीडियोस में आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो नया वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 हम चैप्टर कवर करते रहेंगे। अप्रैल के बाद आपके स्कूल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं और जून के आसपास खुलते हैं। इतने में आपकी मैथमेटिक्स का 30-40% सिलेबस तो हम लोग यही कवर कर लेंगे। राइट, क्लियर, ओके, बाय।